बात उस बाघ की जिसकी चहलकदमी से झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक दहशत फैला हुआ है। और इस बाघ की कहानी और इसका अब तक का सफर बड़ा दिलचस्प रहा है। छत्तीसगढ़ में बचपन गुजारने और अपने परिवार से अलग होकर ये बाघ लगातार अपने लिए एक सुरक्षित जगह की तलाश में घूम रहा है। क्या है जंगल में भटक रहे इस बाघ की रोमांचक कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। पश्चिम बंगाल के बैंगडूबी जंगल में चहलकदमी कर रहा ये बाघ अब तक 3 राज्यों की सीमा पार कर चुका है। सुरक्षित स्थान की तलाश में दहशत बनकर भटक रहे इस बाघ की कहानी काफी दिलचस्प है। छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास नेशनल पार्क से निकले इस बाघ की उम्र 2 साल है। ये बाघ अपने परिवार से अलग होकर जंगल में अपनी अलग दुनिया और पहचान बनाने निकला है। घने जंगल के सेफ एरिया में अपना वर्चस्व जमाने निकला ये बाघ छत्तीसगढ़ से झारखंड और अब झारखंड से पश्चिम बंगाल पहुंच गया है। तो ये बच्चा जब बड़ा हो जाता है अपने जो एक टेरिटरी खोजते हुए बाहर चलता है, जहाँ उसको अच्छा जगह मिल जाता है और जहाँ पे उसको रहने के लिए उसके साथ कोई भी और कंपटीशन नहीं होता है। सबसे पहले ये बाघ छत्तीसगढ़ के जंगली इलाकों से होते हुए पलामू के जंगलों में पहुंचा। मन माफिक जगह नहीं मिलने पर ये अपने कॉरिडोर और रास्ते पर आगे बढ़ते पलामू से जमशेदपुर पहुंचा और अब चांडिल से दलमा होते हुए पश्चिम बंगाल पहुंच गया है। लगभग 2 हफ्ते पहले 30-31 दिसंबर को इसे पाटा गांव के पास देखा गया था, जहां बाघ के पगमार्क भी मिले थे। 30 तारीख और 31 तारीख के आसपास जो है जमशेदपुर के चांडिल इलाका में इसको देखा गया था। तो चांडिल के पास सबसे पहले 31 तारीख को एक जानवर को मारने के बाद उसका पगमार्क्स के निशान हम लोग को मिले थे। हालांकि अब तक बाघ की तस्वीर किसी कैमरे में कैद नहीं हुई है। जंगल में भटक रहा बाघ लगातार अपना ठिकाना बदल रहा है। मूवमेंट के दौरान चांडिल और दलमा के जंगलों में भी इसके फुटमार्क मिले हैं। दावा किया जा रहा है कि अब ये बाघ झारखंड की सीमा पार कर पश्चिम बंगाल पहुंच गया है। तेजी से अपना लोकेशन बदल रहा है। इसे पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम कड़ी मेहनत कर रही है। रांची संवाददाता संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। आमतौर पर जब बाघ 2 साल के होते हैं तो उसकी मां उसे परिवार से अलग कर देती है और ऐसा इस बाघ के साथ ही हुआ। छत्तीसगढ़ में इसकी मां ने इसे फैमिली से अलग कर दिया और उसके बाद अब यह बाघ 2 साल सफर में रहा। 4 साल का हो चुका यह बाघ अब अपनी दुनिया खुद तलाशने निकला है, लेकिन इसकी तलाश अभी भी अधूरी है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और अब बात एक ऐसी खबर की जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। हेमंत सरकार के फ्लैगशिप प्रोग्राम मैया सम्मान योजना में भारी गड़बड़ी का आरोप लगा है। एक बैंक खाते में 8 महिलाओं के पैसे भेजने का मामला सामने आया है। हैरानी की बात है कि मैया के सम्मान से भैया भी मालामाल हो रहे हैं। कई पुरुषों के बैंक खाते में भी 1-2 नहीं 5-6 महिलाओं के पैसे भेजने की शिकायत की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। मैया सम्मान योजना के नाम पर घालमेल। कंप्यूटर ऑपरेटर की पत्नी हुई मालामाल। लाभुकों के फॉर्म में पत्नी का अकाउंट नंबर। कई पुरुष भी ले रहे मैया सम्मान का लाभ। झारखंड में मैया सम्मान में गड़बड़ी के खेल के खुलासे से खलबली मच गई है। गढ़वा जिले के खरौंधी के कूपा गांव से एक मामला सामने आया है, जहां लाभुकों का पैसा कंप्यूटर ऑपरेटर की पत्नी के खाते में जा रहा है। आरोप है कि ऑपरेटर ने जानबूझकर सब में पत्नी का खाता जोड़ा और रजिस्ट्रेशन के समय पत्नी का अकाउंट नंबर डाला। अब उसकी पत्नी के खाते में 8 महिलाओं के पैसे जा रहे हैं। मैया सम्मान योजना में फर्जीवाड़े से हड़कंप मच गया है। घालमेल की ये तो पहली कहानी है। जालसाजी के कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसके बारे में सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मैया की राशि से भैया भी मालामाल हो रहे हैं।
सत्यनारायण गुप्ता के खाते में 6 महिलाओं का पैसा भेजा जा रहा है। मुकेश शाह के खाते में भी कई महिलाओं की राशि भेजी जा रही है। लालती देवी के अकाउंट में 8 महिलाओं का पैसा आ रहा है। रेशम देवी के खाते में 6 महिलाओं का पैसा आ रहा है। कंप्यूटर ऑपरेटर पर धांधली का आरोप है, जो इन सब से घूस के तौर पर आधा पैसा लेता है। गढ़वा डीसी ने जालसाज कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया है। फर्स्ट बार ऑनलाइन हो रहा था ना, तो हम लोग नहीं करवाए थे, फिर लास्ट में होने लगा, तब फिर वो गया तो सब बोल रहे हैं कि ऑलरेडी पहले से ही है ये, मतलब आधार नंबर से किया हुआ और अकाउंट नंबर किसी और का। हमारा सर पैसे नहीं आ रहा है, हमको पता नहीं है कि पैसा हमारा आइए नहीं रहा है। हम चेक भी कराए, ब्लॉक भी गए तो वहाँ बोला कि सब सही है। रजिस्टर्ड महिलाओं का आरोप है कि पंजीयन के बावजूद भी उनके खाते में पैसे नहीं आ रहे। ये सारा खेल कंप्यूटर ऑपरेटर का है, जिसने उगाही के लिए रजिस्ट्रेशन में नाम पता सही और खाता नंबर गलत भरा। रांची की भी कई महिलाओं का ऐसा ही कहना है, जिन्होंने 4 महीने पहले फॉर्म भरा, लेकिन अब तक 1 रुपया भी नसीब नहीं हुआ। यहाँ तो 6 जनवरी से मैया सम्मान का पोर्टल भी बंद पड़ा है। पैसा नहीं गया है। किस चीज का? मैया योजना वाला एक भी बार नहीं मिला है ना, एक बार भी नहीं मिला। अनियमितता के खुलासे के बाद प्रशासनिक महकमे में भी हड़कंप मच गया है। देखना होगा कि बड़े अधिकारी इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं। गढ़वा संवाददाता चंदन कश्यप और रांची संवाददाता गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जाहिर तौर पर इस गड़बड़ी के बाद कई सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं। न्यूज़ 18 भी ये सवाल पूछता है, मैया सम्मान में फर्जीवाड़े का खुलासा। मैया सम्मान योजना में आखिर कैसे हुई इतनी बड़ी गड़बड़ी? सवाल तो ये भी कि पुरुषों के खाते में आखिर कैसे जा रहा है पैसा, और सवाल ये, एक बैंक खाते में 8 लोगों का पैसा कैसे ट्रांसफर कर दिया जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि कंप्यूटर ऑपरेटर की एक गलती है या फिर साजिश है। महिलाओं की शिकायत पर कार्रवाई कब तक होगी? क्योंकि इससे महिलाएं परेशान हैं। जिन महिलाओं को पैसे मिलने चाहिए उन्हें पैसे नहीं मिल रहे। साथ ही साथ दोषी कंप्यूटर ऑपरेटर पर एक्शन कब होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। बढ़ते आगे, झारखंड बीजेपी की ओर से संविधान गौरव यात्रा की शुरुआत की गई और इसके जरिए संविधान को लेकर पीएम मोदी की सोच जनता तक पहुंचाई जाएगी, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति कांग्रेस के व्यवहार की जानकारी भी जनता को दी जाएगी। इधर संविधान गौरव यात्रा को लेकर सियासी पारा भी गर्माता दिख रहा है। झारखंड में बीजेपी की ओर से संविधान गौरव यात्रा की शुरुआत हुई। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर झारखंड बीजेपी अध्यक्ष ने माल्यार्पण कर इसका शुभारंभ किया। 25 जनवरी तक ये यात्रा चलेगी। इसके जरिए बीजेपी कार्यकर्ता संविधान पर पीएम मोदी के भाषण को आम जनता तक पहुंचाएंगे। इस दौरान कई कार्यक्रम भी होंगे, जिसके जरिए संविधान और उसके रचयिता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के साथ कांग्रेस के व्यवहार की भी जानकारी दी जाएगी। जिनको संविधान के प्रति कोई मान, कोई सम्मान कुछ भी नहीं है, और वो लोग आज जेब में घूम कर संविधान को लेकर के घूम रहे हैं। यहाँ तक कि संविधान के जो सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनका भी उन लोगों ने जीवन भर अपमानित किया उसको। संविधान गौरव यात्रा के बहाने बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस है। इधर यात्रा को लेकर जेएमएम और कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसा है। कांग्रेस का तो दावा है कि राहुल गांधी के संविधान बचाओ संदेश का ही असर है कि बीजेपी की नींद अब टूटी है। मनुस्मृति को मानने वाले लोग आज अगर संविधान को लेकर के गौरव यात्रा निकाल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं शोषित वंचित लोगों के प्रति उनकी सोच को दर्शाता है। राहुल गांधी का डर भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ नरेंद्र दास मोदी जी में नहीं है, बल्कि राज्य के तमाम लोगों में है, तमाम भाजपा के कुनबों में है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में संविधान गौरव यात्रा की शुरुआत की है। झारखंड विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी हर वो जतन कर रही है जिससे जनता के बीच वो फिर से छा जाए।
इसके लिए संविधान गौरव यात्रा के जरिए आम जनता से भी संवाद स्थापित किया जा रहा है और आरक्षण संविधान पर उठ रहे सवालों पर भी जवाब देने की तैयारी है। अब देखना होगा कि इसका आम जनता पर कितना असर हो पाता है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए निरंजन सिंह के साथ अविनाश कुमार की रिपोर्ट। सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडे से जेएमएम की विधायक कल्पना सोरेन को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। जेएमएम महाधिवेशन में कल्पना सोरेन को ये जिम्मेदारी दी जाएगी। जेएमएम का महाधिवेशन अप्रैल महीने में होने की संभावना है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान कल्पना सोरेन ने बड़ी भूमिका अदा की थी। इंडी गठबंधन को मिली बड़ी जीत में कल्पना सोरेन का बड़ा योगदान रहा था। अब जेएमएम संगठन के अंदर कल्पना सोरेन की जिम्मेदारी तय होने जा रही है। इसके बाद वो संगठन के मोर्चे पर भी अपनी भूमिका अदा करती हुई नजर आएंगी। और जिस तरह से लोकसभा चुनाव से लेकर के और विधानसभा चुनाव तक उन्होंने अपनी जिम्मेवारी को निभाया है, पार्टी के द्वारा जो भी जिम्मेवारी उनको दी गई उसको बखूबी उन्होंने निभाने का काम किया है। और पार्टी का महाधिवेशन भी अभी संपन्न होना है, तो स्वाभाविक है कि उनके काम को देखते हुए पार्टी उनको बड़ी जिम्मेवारी अगर देती है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं हो। देखिए, दिल्ली विधानसभा का चुनाव इस बार रोचक होने जा रहा है। इस चुनाव में झारखंड बीजेपी की महिला नेताओं को एक मिशन के तहत लगाया गया है। प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष आरती कुजूर, प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष आरती सिंह और प्रदेश महिला मोर्चा की महामंत्री सीमा सिंह को दिल्ली चुनाव में अहम जिम्मेदारी दी गई है। इनके जिम्मे 5-5 विधानसभा क्षेत्र रहेंगे और वे दूसरे राज्यों से पहुंची महिला नेताओं के साथ अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके तहत तीनों महिला नेता जनता से संवाद स्थापित करेंगी, साथ ही पार्टी की नीति और जनता से किए गए वादों को बेहतर तरीके से उनके सामने रखेंगी। बहुत खुशी है कि हमारी लोग को दिल्ली जैसा शहर में झारखंड छोटा सा स्टेट से हम लोगों को भेजा जाता है, तो हम लोगों को बहुत काफ़ी उत्साह है, बहुत खुशी है। हर प्रदेश में जब भी चुनाव होता है हम लोग, हमारे यहाँ भी बहनें आती हैं, हम लोग भी जाते हैं और उसी तरीके से कार्यभार इस बार भी हम लोग को दिया गया है और जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए भी हम प्रदेश और केंद्र को आभार व्यक्त करते हैं। कुछ लोग चले गए हैं, कुछ लोग जाने वाले हैं। जैसे जैसे वहाँ आवश्यकता पड़ रही है और हमारे माननीय संगठन महामंत्री जी के पास जो रिक्वायरमेंट आता है कि ऐसे कार्यकर्ताओं की ज़रूरत है, इतने कार्यकर्ताओं की ज़रूरत है, तो उस हिसाब से माननीय संगठन महामंत्री जी उन लोगों को वहाँ पर काम में भेजते हैं। देश में कहीं भी विधानसभा चुनाव हो, बीजेपी के लिहाज से हर चुनाव में संगठन का संगम देखने को मिलता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी इस बार झारखंड बीजेपी की महिला नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। दिल्ली में जाकर 5-5 विधानसभा क्षेत्रों में अपनी जिम्मेदारी संभाल लेंगी, जनता से संवाद करेंगी और मिशन में जुट जाएंगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। झारखंड मंत्रालय में 16 और 17 जनवरी को बजट कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां विभागवार आगामी बजट पर रायशुमारी की जाएगी। विभाग ने पोर्टल के माध्यम से आम लोगों से भी सुझाव मांगे हैं। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने बताया कि इस बार सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी। वित्त विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष के बजट खर्च को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंत्री ने कहा कि चुनावी वर्ष में बजट खर्च का प्रतिशत कम होता है, लेकिन इस बार 80 से 90% राशि खर्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के वार्षिक बजट के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। पोर्टल भी हम लोगों ने सभी की जानकारी के लिए ओपन कर दिया है। बहुमूल्य सुझाव लोगों से मांगा जा रहा है, ये देखना पड़ेगा। मैं कार्यालय जाकर बता पाऊंगा कि कितने सुझाव आए हैं, लेकिन 2 दिनों का कार्यशाला भी निर्धारित किया गया है। धनबाद में धर्मा बांध ओपी क्षेत्र के हिलटॉप आउटसोर्सिंग में हिंसक झड़प, बमबाजी, गोलीबारी की घटना हुई थी।
9 जनवरी को हुई इस घटना में मधुबन थाना क्षेत्र में बाघमारा एसडीपीओ पर हमला भी बोला गया था। इस मामले में कार्रवाई करते हुए एसआईटी ने 7 आरोपी को बोकारो और दूसरी जगहों से गिरफ्तार किया है। इसमें मुख्य अभियुक्त कारू यादव का भाई वीरेंद्र यादव भी शामिल है। उसके पास से एक देसी पिस्टल, 5 कारतूस, एक सुतली बम और 3 मोबाइल फोन जब्त किए गए। ग्रामीण एसपी ने बताया कि इस मामले में अब तक 14 गिरफ्तारी हो चुकी है, 9 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं, जबकि 100 से अधिक नामजद अभियुक्त हैं। उन्होंने मुख्य अभियुक्त की जल्द गिरफ्तारी का दावा भी किया। अभियुक्तों को टोटल गिरफ्तार करके जेल भेजे जा रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से कारू यादव के भाई वीरेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई है और इनके निशानदेही पर एक दूसरे अभियुक्त जो कि लखन यादव राम लखन महतो इसकी गिरफ्तारी हुई है। जब इन लोगों से इस घटना के संबंध में पूछताछ की गई, इनके द्वारा कांड में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया गया। इसके पश्चात जब इनके कन्फेशन के आधार पर इनके द्वारा ये स्वीकार किया गया कि इनके द्वारा बम और गोली का यूज भी किया जा रहा था और इनके पास बम और गोली अभी भी मौजूद है। धनबाद के हिल टॉप आउटसोर्सिंग में बमबाजी, गोलीबारी और आजसू सांसद सीपी चौधरी के ऑफिस में आग लगाई गई थी। इस घटना की जांच के लिए आजसू पार्टी ने 6 सदस्यीय टीम गठित की। टीम ने घटनास्थल का दौरा किया और विस्थापितों से जानकारी भी ली। इसके बाद एसएसपी से मुलाकात की गई और निष्पक्ष जांच की मांग की गई। एसएसपी ने टीम को भरोसा दिलाया है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जरूर होगी। पूर्व विधायक लंबोदर महतो ने कहा कि घटना के बाद इलाके में भय का माहौल है और बीसीसीएल प्रबंधन को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। देखो, खरखरी में जो घटना घटी है गोलीबारी और बमबारी का, निश्चित रूप से वो दुखद घटना थी, काफ़ी निंदनीय घटना थी और उसी घटना के संदर्भ में आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी के निर्देशानुसार एक जांच दल का गठन किया गया था। जो घटनास्थल था उसका हम लोग मुआयना किए और मुआयना करके वहाँ के ग्रामीणों से, वहाँ के विस्थापितों से विस्तृत चर्चा की घटना के संदर्भ में। और राजधानी रांची में सीआईडी के साइबर थाने में साइबर ठगी के 5 बड़े मामले दर्ज हुए हैं। ये हाल तब है जब जनवरी महीने के 15 दिन ही बीते हैं। 5 बड़े मामले में करीब 4.5 करोड़ की ठगी कर साइबर शातिरों ने हड़कंप मचा दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीजीपी ने समीक्षा बैठक बुलाई और आने वाले 2 दिनों में इन मामले में क्या कुछ कार्रवाई हुई है इसके बारे में जानकारी ली जाएगी। डीजीपी ने कहा है कि जिन खातों में पैसा ट्रांसफर हुआ है उनके अकाउंट होल्डर को खोजकर निकाला जाएगा। 2 से 3 दिनों में इन सभी 5 मामलों का रिव्यू करूंगा और हम लोग चूंकि इसके जिन अकाउंट में पैसे गए फ्रीज किए गए, लेकिन अधिकांश पैसे निकल चुके हैं, तो हम जितने अकाउंट होल्डर्स हैं उनको टीम बना करके अगले 10 दिनों में सबको पकड़ेंगे, चाहे देश के किसी कोने में क्यों ना हो, कुछ छोड़ेंगे नहीं किसी को। धनबाद के डिगवाडी में निजी स्कूल प्रबंधन पर 10वीं की छात्राओं की शर्ट उतरवाने का आरोप लगा था और इस मामले में डीसी ने जांच टीम का गठन किया था। एसडीएम ने अपनी जांच में क्लीन चिट देते हुए अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन में समझौता होने की बात कही थी। पूरे मामले की शिकायत बाल संरक्षण आयोग में भी की गई थी, जिसके बाद आयोग की 3 सदस्य वाली टीम ने स्कूल में पहुंचकर जांच की है। अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि बिना जांच किए ही एसडीएम ने क्लीन चिट दे दी और जांच के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है और इंसाफ नहीं मिलने पर आंदोलन का भी अल्टीमेटम दिया है। बाल संरक्षण आयोग की टीम हर पहलू से मामले की जांच में जुटी हुई है। जांच चल रही है, बाल सब जांच चल रही है, तो एसडीओ कौन होते हैं? क्लीन चिट देने वाले। और हमने क्लीन चिट दिया है तो बेटियां हमारी बोल रही है पापा अब जिंदगी में आपसे बात नहीं कर पाएंगे, कहीं आप हमको कोई कर देगा तो आपको बोलने आएंगे, आप माफ़ी मांग लीजिएगा, इतने बेशरम पापा हमको नहीं चाहिए, मैं शर्म से डूब रहा हूँ, मर रहा हूँ। निरीक्षण हेतु गए थे और वहाँ हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज का कुछ अंश देखा, उतना लंबा देखना संभव नहीं था, लेकिन फुटेज मांग लिया गया है, हम लोग देखेंगे। और भी जितने साक्ष्य थे वो हमने अपने साथ इकट्ठे किए हैं और अभी जांच का क्रम जारी है। मेल पे भी आया था शिकायत, जिसमें हम लोग ने और संज्ञान लिया, तो जो देख रहे हैं हम लोग इस जांच में किन का कौन भेजे थे, किनके मेल से आया था, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जांच में हम लोग क्लियर नहीं बता पा रहे हैं। रांची के हिंद पीढ़ी से गायब दोनों बहनें कर्नाटक से मिली हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि कल ही परिजनों से मिलकर 48 घंटे के अंदर बेटियों के मिल जाने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द दोनों अपने परिवार के साथ होंगी। राजेश ठाकुर ने इस मामले में राजनीति करने से बचने की भी सलाह दी है। आज बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी बच्चियां सही सलामत है और बहुत जल्द
उनके परिजनों को पुलिस ला करके सौंपने का काम करेगी। हम समझते हैं जो लोग इस पर राजनीति कर रहे थे उनके लिए भी एक सबक है कि जब तक पूरी बात की जानकारी नहीं हो जाए तब तक राजनीति से नहीं करनी चाहिए या ऐसे मामलों पर विशेषकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और इस बीच आपको गुमला से बड़ी खबर बता दें, जंगल लकड़ी चुनने गई महिला पर भालू ने हमला कर दिया और भालू के हमले से महिला घायल हो गई है। घायल महिला का अस्पताल में इलाज जारी है। ग्रामीणों में भय का माहौल बन गया है। ग्रामीणों ने वन विभाग से भालू को भगाने की मांग की। वन विभाग से मुआवजे की भी मांग की जा रही है। चैनपुर प्रखंड की घटना बताई जा रही है, जहां जंगल में लकड़ी चुनने के लिए एक महिला गई थी और तभी भालू ने उस महिला पर हमला कर दिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको गुमला से बता रहे हैं, जहां जंगल में एक महिला लकड़ी चुनने के लिए गई थी और तभी भालू की तरफ से हमला कर दिया गया, जिसमें महिला बुरी तरह जख्मी हो गई है। अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज चल रहा है। साथ ही साथ जो लोग हैं वो भालू को भगाने की मांग वन विभाग से कर रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।